हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 5 भू आकृतिक प्रक्रियाएं की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भूस्खलन से। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन मीन्स कि जमीन के ऊपर का वो हिस्सा जो ढाल की सहायता से अपनी जगह से खिसक जाता है उसे भूस्खलन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो भूस्खलन होता है वो तेज होता है, उसकी जो गति होती है वो तेज होती है। इसमें जो खिसकने वाला पदार्थ होता है वो अपेक्षितया शुष्क होता है, यानी कि वो सूखा हुआ होता है। जो पदार्थ खिसकता है उसका आकार कितना है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें जो चट्टानें हैं उसकी अनिरंतरता की प्रकृति क्या है, क्षरण का अंश क्या है, ढाल क्या है, इस पर डिपेंड करता है। आगे लिखा है कि ढाल जिस पर संचलन होता है, यानी कि जो ढाल होता है जिस पर जो पदार्थ है खिसकता है, इसके संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। यानी कि ढाल जिस पर कोई पदार्थ खिसकता है उसके साथ जो शैल मलबा है, यानी कि जो चट्टानों का मलबा है, शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन, यानी कि जो मलबा होता है वो तेज गति से रोल करता है, स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। यहाँ लिखा है कि जो मलबा होता है वो स्खलन में, यानी कि जहाँ से वो खिसकता है, खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र होता है, यानी कि यहाँ से जो मलबा होता है वो इंडिपेंडेंट पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल यानी अलग चट्टान बृहद के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। यहाँ पर स्खलन के कई प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला क्या है? पहला है मलबा स्खलन। दूसरा क्या है? दूसरा है शैल स्खलन। आगे लिखा है कि जो तीव्र ढाल पर शैल स्खलन होता है, यानी कि जो तेज ढालों पर जो चट्टानों का स्खलन होता है, चट्टानों का खिसकना होता है, वो बहुत तेजी से होता है और वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये ऐसा होता है जिससे कि नुकसान होता है, यानी कि इस तरह का जो स्खलन होता है इससे नुकसान होता है। आगे लिखा है किसी तीव्र ढाल के सहारे, यानी कि किसी तेज ढाल के सहारे शैल खंडों का, यानी कि जो चट्टान की खंड होते हैं उनका ढाल से दूरी रखते हुए इंडिपेंडेंट रूप से गिरना, स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरदन एवं निक्षेपण के बारे में। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो पिंड आकार की शैलें होती हैं वो अपक्षय या दूसरी क्रियाओं की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। तो अपरदन के जो भू आकृतिक कारक होते हैं जैसे कि प्रवाहित जल है, भौम जल है, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं और धाराएं हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं। जो कि जो कारक होते हैं जो इन छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाते हैं उनकी गति कितनी है इसके स्वरूप पर निर्भर करते हैं। आगे लिखा है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है। अपक्षय अपरदन में सहायक होता है, मददगार होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए इम्पॉर्टेंट दशा नहीं होता। अपक्षय बृहद क्षरण और अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। अपक्षय की वजह से बृहद क्षरण होता है और अपरदन की वजह से निम्नीकरण होता है। बृहद संचलन और अपरदन में अंतर होता है। बृहद संचलन में मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गति करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में संचलन करना,
लेकिन अप्रदन जो होता है वो अलग होता है। अप्रदन में बहुत ज़्यादा मात्रा में संचलन नहीं होता। बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वो शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं। यह लिखा है कि बृहद संचलन में यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गति होती है, संचलन होता है, उसमें जो शैल मलबा होता है, जो चट्टान मलबा होता है, चाहे वो सूखा हो या फिर नम हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद ही आधार तल पर जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से खुद ही जो सरफेस होता है उस पर जाते हैं। लेकिन प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं और वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः ये अप्रदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ लिखा है कि ये अप्रदन ही है जो धरातल में होने वाले जो अनवरत परिवर्तन है उसके लिए उत्तरदायी है। धरातल के पदार्थों का अप्रदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह लिखा है कि जो धरातल के पदार्थ होते हैं उनका जो अप्रदन होता है, यानी कि वो जिस जगह होते हैं वहाँ से वो हटकर दूसरी जगह जाते हैं, और उनका परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। यानी इन्हीं के जरिए धरातल के पदार्थों का अप्रदन और परिवहन होता है। इनमें से जो प्रथम 3 कारक हैं, जैसे कि वायु है, प्रवाहशील जल, हिमानी है, जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। आगे लिखा है अप्रदन के 2 अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यानी अप्रदन के जो 2 अन्य कारक हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है लहरों और धाराओं, अप्रदन के 2 दूसरे कारक लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल का जो कार्य है जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। आगे लिखा है कि निक्षेपण अप्रदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अप्रदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जो निक्षेपण अप्रदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी की वजह से जब अप्रदन के कारकों के वेग में कमी आती, यानी ढाल में अगर कमी आएगी तो कोई भी पदार्थ अपनी जगह से दूसरी जगह वो उसका अप्रदन नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसकी गति नहीं होती है। इसलिए ढाल में कमी के कारण जब अप्रदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो अवसाद होते हैं उनका जमा होना शुरू हो जाता है। अप्रदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। यहाँ लिखा है कि अप्रदन के जो कारक हैं, जैसे कि प्रवाह युक्त जल, यानी कि जो प्रवाह युक्त जो जल होता है, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं, धाराएं हैं और भूमिगत जल है, वो क्या करते हैं, ये अप्रदन करते हैं। ये तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण के बारे में। यहाँ लिखा है कि मृदा एक गतियात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा क्या है? मृदा एक ऐसा माध्यम है जिसमें गति होती रहती है और मृदा में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, भौतिक क्रियाएं भी होती हैं और जैविक क्रियाएं भी लगातार होती रहती हैं। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। जो मिट्टी होती है उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो मौसम के साथ साथ बदलती रहती हैं। ये वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। जो मिट्टी होती है वो ठंडी भी हो सकती है, जहाँ की जलवायु जैसी होगी, जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग मिट्टी ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है, आर्द्र भी हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यहाँ लिखा है कि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या बहुत ही ज़्यादा अगर वो सूखी होती है तो उसके अंदर जो जैविक क्रिया होती है वो या तो बहुत धीमी हो जाती है या तो बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियाँ गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मिट्टी में अगर पत्ती गिरती है या फिर मिट्टी में अगर
घास सूख जाती है तो मिट्टी में जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इन्फॉर्मेशन। यहाँ लिखा है मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यानी कि जब चट्टानों का क्षय होता है तो ये क्या होता है, ये इसी जगह पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है। यहाँ लिखा है कि जो मृदा निर्माण होता है, जो मिट्टी का निर्माण होता है या फिर मृदा जनन होता है, वो सबसे पहले अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रवाह, अपक्षयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। यहाँ लिखा है कि ये जो अपक्षयी प्रवाह होता है यानी कि अपक्षयी पदार्थ की गहराई होती है, यही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। आगे लिखा है जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। जो जीव होते हैं जो मर जाते हैं, जो पौधे होते हैं जो मर जाते हैं, उनके जो मृत अवशेष होते हैं वो ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। जो जीव होते हैं, पौधे होते हैं, वो सड़ गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और ह्यूमस में बदल जाते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। यहाँ लिखा है कि शुरू में गौण घास यानी कि जो घास होती है, छोटे छोटे जो घास होते हैं और जो फर्न्स होती है वही मिट्टी में डेवलप होती है, वही मिट्टी में उनकी वृद्धि हो सकती है। बाद में जो पक्षी होते हैं या फिर वायु के जरिए लाए गए जो बीज होते हैं, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वृक्ष पनप जाते हैं, झाड़ियाँ पनप जाती हैं और इस तरह से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज यानी कि अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जो पौधे मिट्टी में ग्रो करते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर जो होते हैं वो कणों को ऊपर लाते हैं, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका पुंज यानी अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। और इस तरह से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता आ जाती है। वो पानी को होल्ड करके रखता है, मिट्टी के अंदर वायु प्रवेश करती है आदि की वजह से अंततः परिपक्व और खनिज एवं जीव उत्पाद से भरी हुई मृदा का निर्माण होता है। यहाँ लिखा है कि पैडोलॉजी मृदा विज्ञान है, यानी कि मृदा के बारे में जब स्टडी की जाती है उसकी जो विज्ञान होती है उसे पैडोलॉजी कहा जाता है। और पैडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है, यानी कि मिट्टी का जो वैज्ञानिक होता है उसे पैडोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक यानी सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। यहाँ लिखा है कि मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। जो मृदा का निर्माण होता है, जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो 5 मेन कारकों के जरिए कंट्रोल होता है। ये कारक क्या है? ये है मूल पदार्थ जैसे कि शैल यानी कि जो चट्टानों के टूटने से ही और बारीक होने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं एवं समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्य करते रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो मृदा निर्माण के ये सारे कारक हैं वो एक साथ मिल करके ही काम करते रहते हैं और एक दूसरे के काम को प्रभावित करते हैं। आगे लिखा है जलवायु के बारे में। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। जो जलवायु होता है वो मिट्टी के बनने में एक महत्वपूर्ण एक्टिव कारक है, एक्टिव फैक्टर्स है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। यहाँ लिखा है कि मृदा के विकास में यानी मिट्टी के विकास में जो जुड़ी हुई जलवायु तत्वों में प्रमुख है कौन कौन से? प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता और अवधि तथा आर्द्रता। दूसरा है तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता।
अब हम लोग पढ़ेंगे मूल पदार्थ या शैल के बारे में। मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। जो मृदा का निर्माण होता है उसमें जो मूल शैल होता है वो एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है। मूल शैल कोई भी स्वस्थानीय या उसी स्थान पर अपक्षयित शैल, मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप यानी परिवहनकृत मृदा हो सकती है। यहाँ लिखा है कि जो मूल शैल है वो कोई भी स्वस्थानीय यानी कि उसी जगह उसी स्थान पर अपक्षयित शैल, मलबा यानी कि अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप यानी परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। यानी कि मृदा निर्माण का गठन, संरचना तथा शैल निक्षेप के खनिज और रासायनिक संयोजन पर डिपेंड करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। मूल पदार्थ के अंतर्गत जो अपक्षय की प्रकृति होती है, किस तरह की अपक्षय होती है एवं उसकी जो दर है और आवरण की जो गहराई है या मोटाई है वो प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है, यानी कि इक्वल जो आधार शैल होते हैं, चट्टान होते हैं, उस पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं। लेकिन जब मृदाएं बहुत नूतन यानी कि जब मृदाएं बहुत नई होती हैं तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदाओं एवं मूल शैलों के प्रकार में यानी कि जो मिट्टी होती है और वो जिस चट्टान से बनी होती है उसमें गहरा संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। यहाँ लिखा है कि कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल शैल से यानी कि जिससे वो बनी होती हैं उससे स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थलाकृति एवं उच्चावच के बारे में। यहाँ लिखा है कि मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। यानी कि जो मूल शैल होता है, जिस चट्टान से मिट्टी बनती है, उसके तरह ही स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। यहाँ लिखा है कि जो तेज ढाल होती है वहाँ की जो मृदा होती है वो पतली होती है, सपाट होती है, उच्च क्षेत्रों में गहरी होती है या मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिस्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। यहाँ लिखा है कि जहाँ पर ढाल निम्न होती है, कम होती है, जहाँ अपरदन मंद होता है यानी धीमी होती है और जल का परिस्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के तौर पर के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। यहाँ लिखा है कि जो सपाट या समतल क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो चीका मिट्टी होती है उसके मोटे स्तर का विकास हो सकता है और जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ यानी कि जैव पदार्थ होते हैं वो अच्छी तरह से एकत्रित होते हैं, उसके साथ मिट्टी का जो रंग होता है वो गहरा काला हो सकता है। यानी कि जो जैव पदार्थ है जब जिस मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं उस मिट्टी का रंग भी गहरा काला हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैविक क्रियाएं। यहाँ लिखा है वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। यानी कि जो वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो शुरुआत के जो पदार्थ होते हैं, वनस्पति आवरण और जीव शुरुआत के पदार्थों पर और बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं जो
मरे हुए पौधे होते हैं, मृत पौधे होते हैं, वो मिट्टी को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं, क्योंकि जो सड़े गले पौधे होते हैं वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। यहाँ लिखा है कि कुछ जैविक अम्ल होते हैं जब ह्यूमस बनती है तो उसी समय वो निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। यहाँ लिखा है कि बैक्टीरियल कार्य की गहनता यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो काम करते हैं उसकी जो गहराई है ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टी में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है यानी कि जो ठंडी जलवायु होती है उसमें ह्यूमस जो है वो जमा हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। आगे लिखा है आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। यहाँ लिखा है कि जो आर्द्र उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु होती है उसमें बैक्टीरियल वृद्धि जो होती है वो बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं सघन होती हैं, घनी होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है यानी कि जो मरे हुए वनस्पति होती है वो तेजी से ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और मृदा के जो जीव होते हैं वो हवा से गैसीय नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है इसे नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। यहाँ लिखा है कि जो राइजोबियम होता है वो एक तरह का बैक्टीरिया है और एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले जो पौधे के जड़ ग्रंथिका में यानी जो राइजोबियम है वो क्या करता है कि पौधे के जो जड़ होते हैं उसके ग्रंथिका में रहता है और जो पौधे होते हैं जिनके जड़ों में ये राइजोबियम रहता है उसके लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है यानी कि वो हवा से नाइट्रोजन को लेता है और रासायनिक रूप से उसको बदलता है जिससे कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है परंतु मृदा में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लिखा है कि जो चींटी है, दीमक है, केंचुए हैं, कृंतक है इत्यादि जो कीट है उनका महत्व अभियांत्रिक सा होता है, मैकेनिकल सा होता है, लेकिन मिट्टी निर्माण में ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वे जो मिट्टी को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को खाते हैं और उनका शरीर से निकलने वाली मिट्टी का जो गठन है और रसायन परिवर्तन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कालावधि के बारे में। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है यानी मिट्टी निर्माण में जो समय की अवधि है वो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसके पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। यहाँ लिखा है कि जो मिट्टी का निर्माण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके प्रचलन में लगने वाला जो समय होता है वो मिट्टी की परिपक्वता और उसके पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। जितने लंबे समय में मृदा बनती है वो उतनी ही परिपक्व होती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। यहाँ लिखा है कि एक मिट्टी जो होती है वो तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे समय तक पार्श्विका का विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण यानी युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संसेचन का अभाव होता है। यहाँ लिखा है कि थोड़े समय पहले जो निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी होती है या हिमानी टिल से विकसित जो मिट्टी होती है उनको यंग माना जाता है और उनमें संसेचन का अभाव होता है अथवा कम विकसित संसेचन मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसके परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है।
यहाँ लिखा है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है, यानी कोई विशिष्ट समय नहीं है। जब जो चट्टानें होती हैं वो पूरे लंबे समय तक जब वो टूटती रहती हैं तभी एक परिपक्व मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन जो ऐसे जो सेल होती हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी होती है, कम समय में ही वो चट्टानें टूटती हैं, उनको ज़्यादा समय नहीं होता टूटने में। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, हिमानी टिल से विकसित जो मृदाएं होती हैं उन्हें यंग माना जाता है, उन्हें परिपक्व नहीं माना जाता है। इस तरह से जो समय होता है, जितना लंबे समय तक सेल टूटती हैं, इस तरह से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे ही परिपक्व मिट्टी कहा जाता है। और इस तरह से जो समय होता है वो भी मिट्टी निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट कारक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।